नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत कुमार झा आप सबका अपने YouTube चैनल PM स्टडी जोन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ा था। यानी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, इनकी प्रकृति कैसी है और भारतीय संविधान में ये किस प्रकार आए। यानी नीति निर्देशक सिद्धांत की जो पृष्ठभूमि है इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में जाना था और इसके अलावे हमने कुछ इसके शुरुआती अनुच्छेदों को देखा था। आइए दोस्तों, इसी क्रम को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगता है इसके बारे में हमें कमेंट जरूर करते रहें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए दोस्तों, हम देखते हैं अब आगे के अनुच्छेदों को। आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायत का गठन। आर्टिकल 40 कहता है कि सभी राज्य सरकारों का कर्तव्य होगा कि वह अपने राज्य में ग्राम पंचायत का गठन करे। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि ये गांधीवादी विचारधारा से लिया गया है और ये राज्यों के लिए एक निर्देश देता है कि अपने राज्य में जो है वो ग्राम पंचायतों का गठन करे, ताकि निचले स्तर पर यानी जो सामाजिक स्तर पर है सभी लोगों की भागीदारी जो राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से वो सुनिश्चित हो सके, उनका समावेशी विकास हो सके। इन्हीं सिद्धांतों को सोच करके ग्राम पंचायत के गठन के सिद्धांत को नीति निर्देशक तत्व में रखा गया है। इसके बाद है दोस्तों आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 क्या कहता है कि कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार तथा लोक सहायता पाने का अधिकार। यानी कुछ दशाओं जैसे वृद्धावस्था हो गया या फिर कोई दिव्यांग हैं या कुछ और उनको दिक्कत है या कुछ और परेशानी है, तो इस स्थिति में उनको काम पाने का पूर्ण अधिकार है और इसकी व्यवस्था क्या कौन करेगी? तो राज्य करेगी। हमने पहले ही बात की है कि राज्य का मतलब क्या होता है? सरकार। जब भी हम निर्देशक तत्व में राज्य की बात करेंगे तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? सरकार की बात कर रहे हैं। उसके बाद शिक्षा पाने का अधिकार भी होगा और अगर वो किसी मुसीबत में है तो उस समय लोक सहायता पाने का उनका अधिकार होगा। और ये किस अनुच्छेद के तहत है? तो आर्टिकल 41। उसके बाद है दोस्तों आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 कहता है कि काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति जो है उसकी सहायता का उपबंध इस अनुच्छेद में किया गया है। अब काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा क्या होती है? यानी जहाँ भी हम काम करने के लिए जाते हैं वहाँ का जो माहौल है, वहाँ जो परिस्थितियाँ हैं वो हमारे काम के अनुकूल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमसे ज़बरदस्ती कोई काम करवाया जा रहा है या फिर किसी ऐसे माहौल में काम करवाया जा रहा है जहाँ हमें घुटन महसूस हो या जहाँ पूर्ण रूप से सुरक्षित जगह नहीं है, यानी सुरक्षा का पूरे प्रावधान नहीं है। ऐसी जगह पर यदि हमें काम कराया जा रहा है तो वहाँ पर उसके विरुद्ध जो है वो ये अधिकार दिया गया है। ठीक है। उसके बाद प्रसूति सहायता का उपबंध भी इसी अनुच्छेद के तहत किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? आर्टिकल 42 के तहत। अब है दोस्तों आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 क्या कहता है कि कर्मचारियों का वेतन और निर्वाह आदि। यानी कि कोई भी कर्मचारी काम करते हैं, वो सरकारी हों या निजी हों, तो उन कर्मचारियों का वेतन क्या होना चाहिए, न्यूनतम वेतन क्या होना चाहिए, इस सब की जिम्मेवारी किसकी है? वो राज्य सरकार की है। जैसा कि आपने कई बार सुना होगा कि मनरेगा के तहत काम करने के लिए जो लोग जाते हैं उनकी एक न्यूनतम मजदूरी तय की गई है। तो इस तरह की जो न्यूनतम मजदूरी है ये सरकार तय करती है। किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 43 के तहत। ताकि सरकार जो भी कर्मचारी वहाँ पर काम कर रहे हैं ऐसा ना हो कि उनसे काम अधिक करवाया जाए और उसके हिसाब से यानी उसके एवज में उनको वेतन कम दिया जाए। इस तरह की जो परिस्थितियां हैं इसको दूर करने के लिए इस तरह के सिद्धांतों को नीति निर्देशक तत्व में रखा गया है। उसके बाद है दोस्तों आर्टिकल 43A। आर्टिकल 43A क्या कहता है? उद्योगों में कर्मचारियों की सहभागिता।
उद्योगों में कर्मचारियों की सहभागिता का मतलब है कि जो उद्योग में वो काम कर रहे हैं उसके प्रबंधन की जिम्मेदारी उन कर्मचारियों की सहभागिता से पूर्ण होगी। ऐसा नहीं है कि काम कर्मचारी कर रहे हैं और कोई प्रबंधन की जिम्मेवारी हो तो आप किसी बाहरी आदमी को ले आएं और बोले कि आप इसका प्रबंधन कीजिए, ऐसा नहीं है। जो उद्योग में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उसके प्रबंधन के लिए उन कर्मचारियों की सहभागिता अनिवार्य है। दोस्तों यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि इस अनुच्छेद को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कब? 1976 में। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 43A का उपबंध किया गया और इसमें क्या कहा गया कि उद्योगों में प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता होनी चाहिए। उसके बाद है दोस्तों आर्टिकल 43B। आर्टिकल 43B क्या कहता है? सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, यानी कि राज्य ऐसे कानून बनाएगी जिससे कि सहकारी समितियों को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे कि चहुमुखी विकास की योजना जो है वो फलेगी। और इस अनुच्छेद को जो है वो कब शामिल किया गया? तो इस अनुच्छेद को शामिल किया गया 97वां संविधान संशोधन 2011। दोस्तों ये संविधान संशोधन जो मैं बता रहा हूँ इसको अभी थोड़ा थोड़ा याद रखना जरूरी है, इसलिए कि कभी कभी परीक्षाओं में इन्हीं संशोधनों से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि 43A उपबंध किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, अनुच्छेद 43B किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो इन सब बातों के लिए इस संविधान संशोधन को ध्यान रखना जरूरी है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है भी नहीं, ध्यान रखना है कि 43A जो है वो किस संविधान संशोधन के तहत आया, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत। अब 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। अब है दोस्तों आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 में है समान नागरिक संहिता। ये समान नागरिक संहिता क्या होती है? तो आपने सुना होगा कि व्यक्तिगत जो कुछ अधिकार होते हैं, जैसे कि कोई किसी धर्म को मानता है तो उस धर्म के आधार पर वो अपने क्रियाकलापों को करता है। जैसे कि अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि मुस्लिम समुदाय में जो था वो 3 तलाक को लेकर के विवाद चल रहा था, जिस पर कि सरकार ने कानून बनाया। तो इस तरह से जो व्यक्तिगत कानून हैं, इन कानूनों को हटा करके उनकी जगह एक समान नागरिक संहिता लागू करने का जो सिद्धांत है वो आर्टिकल 44 में रखा गया है। यानी राज्य सरकार जो नागरिक है उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए समान नागरिक संहिता को लागू करेगी। इसके बाद है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 क्या कहता है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। दोस्तों एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि पहले जो था वो यहाँ पे था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत उसे मूल अधिकार में जोड़ दिया गया आर्टिकल 21A में। कहाँ जोड़ा गया उसे? आर्टिकल 21A में। और उसके बाद जो वो मूल अधिकार बन गया, उसके बाद क्या किया गया, यहाँ पर इसे 6 से 14 वर्ष को बदल करके क्या कर दिया गया, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई। तो जाहिर है कि ये भी कब किया गया, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया। हमेशा याद रखेंगे, एक चीज़ सीधा सीधा याद रखना जरूरी होगा कि जब भी हम शिक्षा में बात करेंगे, शिक्षा की अनिवार्यता या उसका मूल अधिकार की बात करेंगे, तो हम 86वां संविधान संशोधन याद रखेंगे कि किसके तहत किया गया है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत किया गया है। उसके बाद है दोस्तों आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 क्या कहता है कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा जो पिछड़े वर्ग हैं उनके शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ाना। शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ाना। शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ाने से मतलब है कि जो पिछड़े वर्ग हैं, जो अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने में सक्षम नहीं हैं, तो सरकार का कर्तव्य होगा या सरकार इस तरह के कानून बनाएगी कि उन्हें
जो अनिवार्य शिक्षा है, जो उन्हें शिक्षा आवश्यक है, वो उन्हें मिलती रहे, इसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो, तथा उनके आर्थिक हितों को भी सुरक्षित रखेगी। यानी कि अगर उन्हें काम नहीं मिल रहा है तो सरकार ऐसे उपबंध करेगी कि उन्हें रोजगार मिले और उन्हें अपनी जीविका चलाने के भरपूर अवसर मिले। इस तरह के कानून राज्य बनाएगी। और ये किस अनुच्छेद के तहत कहा गया? तो ये कहा गया आर्टिकल 46 के तहत। इसके बाद है दोस्तों आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 क्या कहता है कि राज्य है वो पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधारने का काम करेगी। यानी सरकार इस तरह से नियम बनाएगी, कानून लागू करेगी जिससे नागरिकों के पोषाहार स्तर में सुधार हो, उनके जीवन स्तर को ऊंचा करे तथा लोक स्वास्थ्य को सुधारे। आपने सुना होगा मिड डे मील सबका, इस सब की व्यवस्था की गई है। तो यही पोषाहार स्तर जो है बच्चों में, इसको बढ़ाने के लिए मिड डे मील की व्यवस्था की गई है। तो राज्य का ये कर्तव्य है करना कि वो इस तरह के उपबंध करते रहें जिससे कि पोषाहार स्तर बढ़े, जीवन स्तर को ऊंचा करे और लोक स्वास्थ्य में सुधार हो। उसके बाद है दोस्तों आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 क्या कहता है? कृषि एवं पशुपालन का संगठन। यानी राज्य इस तरह से कानून बनाएंगे जिससे कृषि को बढ़ावा मिले, पशुपालन को बढ़ावा मिले, जो कि हमारा मूल आर्थिक, उसको रोजगार कह सकते हैं, हमारा मूल आर्थिक क्रियाकलाप ही है कृषि। आप जानते हैं कि भारत क्या है? एक कृषि प्रधान देश है। तो कृषि प्रधान देश है, इसीलिए भारत में कृषि को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है। अगर कृषि का काम भी भारत में उचित ढंग से ना हो तो बहुत से परिवार या बहुत से नागरिकों की जीविका जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो इसीलिए राज्य का कर्तव्य कर दिया गया कि वो इस तरह से कानून बनाएगी या इस तरह के उपबंध करेगी या इस तरह की योजनाएं बनाएगी जिससे क्या हो? कृषि के लिए, कृषि को बढ़ावा मिले और कृषि के साथ साथ पशुपालन को भी बढ़ावा मिले। ठीक है। उसके बाद है दोस्तों आर्टिकल 48A। आर्टिकल 48A क्या कहता है? आर्टिकल 48A कहता है पर्यावरण एवं वन संरक्षण तथा वन्य जीवों की सुरक्षा। दोस्तों आप जानते हैं कि वर्तमान समय में पर्यावरण को सुरक्षित रखना एक बहुत बड़ा, बहुत कठिन का कार्य होता जा रहा है, इसलिए कि आबादी बढ़ती जा रही है और पेड़ पौधे और वन का क्षेत्रफल जो है वो घटता जा रहा है। तो इसलिए इसमें व्यवस्था किया गया किसके तहत? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, और एक उपबंध जोड़ा गया 48A, और कहा गया कि राज्य जो है वो पर्यावरण को संरक्षित करने का प्रयास करेगी, जो वन है उसको संरक्षित करने का प्रयास करेगी तथा उसमें वृद्धि करने की कोशिश करेगी। इसके तहत वृक्षारोपण अभियान चलाएगी तथा जो वृक्ष कटाई हैं उसको रोकने का काम करेगी। इसके अलावा वन्य जीवों की सुरक्षा। आपने सुना होगा कई बार कि भारत में बाघों की संख्या घट रही थी, उसके बाद कई टाइगर रिजर्व बनाए गए और हाथियों की संख्या घट रही थी तो उनके संरक्षण के उपाय किए गए। घड़ियालों की संख्या घट रही थी यानी मगरमच्छ, उनके संरक्षण के लिए उपाय किए गए। तो ये जितने भी वन्य जीव हैं जिनकी आबादी लुप्त होने वाली है, जिनकी संख्या घट रही है, उन सबको संरक्षित करने का दायित्व भी किसका है? राज्य का है, और राज्य उसके लिए कानून बनाएगी। यानी वन्य जीवों की सुरक्षा का दायित्व किस पर है? राज्य पर है। राज्य इसके लिए कानून बनाएगी और जो इन कानूनों का उल्लंघन करेगी उसके लिए उचित दंड का प्रावधान भी राज्य करेगी। उसके बाद है दोस्तों आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 क्या कहता है? राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण। यानी राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक हैं, जैसे लाल किला हो गया, जैसे ताजमहल हो गया, जैसे इस तरह के अन्य कई भी स्मारक हैं, कुतुब मीनार, इन सबों को सुरक्षित रखा जाए तथा जो राष्ट्रीय महत्व के स्थान हैं, जैसे अभी अभी मैंने कहा है वन्य जीव, ये भी एक
राष्ट्रीय महत्व के स्थान हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लुप्त हो रहे हैं जीव उनको संरक्षित रखा जाता है। इसके अलावा जो कुछ स्थान हैं जिनको कि विश्व धरोहर सूची में स्थान दिया जा रहा है उनको संरक्षण रखना, इसका दायित्व भी किस पर दे दिया गया है कि राज्य पर। इसके संरक्षण के लिए सरकार जो है वो योजनाएं बनाएगी ताकि जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं या राष्ट्रीय महत्व के स्थान हैं एवं उन राष्ट्रीय महत्व के वस्तुओं का संरक्षण किया जा सके। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 क्या कहता है? न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव। अलगाव का मतलब है कि दोनों अलग अलग हों। ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका के क्षेत्र में कार्यपालिका दखलंदाजी करे और कार्यपालिका के जो कार्य क्षेत्र है उसमें न्यायपालिका दखलंदाजी करे। दोनों को स्वतंत्र रखा गया कि दोनों अपने अपने कार्य क्षेत्र को लेकर स्वतंत्र होने चाहिए। अगर दोनों को एक साथ मिला दिया जाएगा तो जो स्वतंत्रता है, जो भारतीय लोकतंत्र की विशेषता है, वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए कहा गया कि सरकार इस तरह के उपबंध करेगी कि क्या न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों पृथक पृथक अपने क्षेत्र का काम करे, दोनों पृथक पृथक अपने क्षेत्र के लिए काम करते रहें और एक दूसरे से स्वतंत्र हो। यानी कि न्यायपालिका जो अपने क्षेत्र के काम होंगे उसके लिए स्वयं काम करेगी और जो कार्यपालिका है उनका जो कार्य क्षेत्र है उसके लिए उसमें न्यायपालिका दखलंदाजी नहीं करेगी। कुछ लोगों के दिमाग में ये ज़रूर आता होगा कि जब कोई कार्यपालिका कानून बनाती है तो वो न्यायपालिका उसकी समीक्षा क्यों करती है? तो यही हमारे संविधान की विशेषता है कि न्यायपालिका को ये शक्ति दी गई है कि कोई भी कानून जो बनेगी उसकी न्यायपालिका समीक्षा कर सकती है, ताकि वो ये देख सके कि ये जनता के हित में है ना। अगर कोई सरकार आए और कह दे कि आपको ज़बरदस्ती आपकी आमदनी हो ना हो लेकिन आपको 15,000 रुपये प्रति माह टैक्स देना होगा। अगर सोचिए यहाँ पर न्यायपालिका को समीक्षा की शक्ति नहीं होती तो आपको ज़बरदस्ती 15,000 रुपये टैक्स भरना पड़ता। लेकिन चूंकि यहाँ पर न्यायपालिका को समीक्षा की शक्ति है इसलिए ये कानून जो है न्यायपालिका इसकी समीक्षा करेगी और न्यायपालिका को लगेगा कि नहीं ये गलत है तो इसको खारिज कर देगी, कहेगी नहीं आप ये अनुचित कर रहे हैं कि सभी व्यक्तियों की आय 15,000 रुपया नहीं है अतः वे टैक्स नहीं भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन, यानी सरकार जो है उसका कर्तव्य होगा कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहित करे। यानी राज्य के जो नागरिक हैं उनको भी एवं स्वयं भी इस तरह से कार्य करे ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति बढ़े और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन मिले। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा नीति निर्देशक तत्व जिसको कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहते हैं। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जितने भी अनुच्छेद थे इस निर्देशक तत्व के अंतर्गत वे क्या कहते हैं और सरकार को किस तरह से निर्देश देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं तथा हमारे आने वाली वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।